नीरू, तुम भी कहाँ जरा सी बात लेकर बैठ गई। कम से कम तुम तो समझो। अगर मैं ऐसा ना कहता तो लोग मुझे जोरू का गुलाम समझने लगेंगे। आखिर मुझे भी तो अपने परिवार के सामने अपना सम्मान बनाए रखना है। गोपाल नीरू को अपनी बात समझाते हुए बोला, ये कैसा सम्मान है गोपाल, जो मेरा अपमान करने पर मिलता है। मेरे सम्मान की जिम्मेदारी किसकी है? फिर कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। अपने सम्मान के लिए मेरा अपमान कर रही हो। नीरू गोपाल की बात का जवाब देते हुए बोली, यार तुम औरतों की यही तो समस्या है। छोटी सी बात को रबड़ की तरह खींच कर लंबा कर देते हो। ऐसा क्या कह दिया मैंने? सिर्फ इतना ही तो कहा था कि बिना मेरी इजाजत के घर के बाहर कदम नहीं रखोगी। पति होने के नाते क्या मैं तुमसे इतना सा नहीं कह सकता? गोपाल अपनी बात को सही ठहराते हुए बोला, अच्छा सिर्फ इतना ही कहा था? नीरू ने प्रश्न भरी नजरों से गोपाल की तरफ देखा, पर नीरू को जवाब देने की जगह वो दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। इस बार गोपाल नीरू को जवाब देने के मूड में नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि वो गलत है। लेकिन नीरू की आंखों से तो नींद कोसों दूर थी। कितनी बुरी तरह से लताड़ा था गोपाल ने उसे, जैसे उसका कोई अस्तित्व ना हो। अपनी माँ और बड़े भाई के सामने अपनी टेक दिखाने के लिए किस तरह उससे बात कर रहा था। एक पल भी नहीं लगाया कहने में कि अगर बाहर कदम भी रखा तो तुम्हारी टांगे तोड़कर रख दूंगा। भला कोई इस तरह अपनी पत्नी से बात करता है? अब समझ में आ रहा था कि इस घर में उसकी जेठानी सुमित्रा क्यों दबी दबी सी रहती है। बात सिर्फ इतनी सी थी कि शाम को सुमित्रा और नीरू रसोई में काम कर रही थी। उस समय सुमित्रा की 3 साल की बेटी पायल बाहर बरामदे में खेल रही थी। सासू माँ भी वहीं बैठकर अपनी आस पड़ोस की महिला मंडली के साथ पंचायत कर रही थी। अचानक खेलते खेलते पायल बरामदे में बनी हुई सीढ़ी ऊपर से नीचे गिर गई। हालांकि सीढ़ी 2 ही थी, लेकिन नीचे रखे गमले से उसका सिर टकरा गया और उसके सिर पर चोट लग गई। इस कारण पायल जोर जोर से रोने लगी, लेकिन सासू माँ से यह भी नहीं हुआ कि जाकर उस बच्ची को उठा तो ले। जब तक सुमित्रा दौड़कर बाहर आई तो देखा कि पायल के सिर से खून बहने लगा है। ये देखकर सुमित्रा ने अपने पल्लू से उसके सिर को दबाया ताकि खून बहना बंद हो। तब तक नीरू भी बाहर आ गई, लेकिन तभी सासू माँ बोली, अरे कुछ नहीं हुआ, जो दोनों की दोनों काम छोड़कर बाहर आ गई हो। ये देखकर सुमित्रा तो कुछ नहीं बोली, पर उसकी आंखों में आते आंसू बहुत कुछ बोल गए। ये नीरू से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो तो शुरू से ही बागी स्वभाव की रही थी। वो बोली, अम्मा जी पायल को कितनी चोट लगी है, देखिए खून भी बह रहा है, उसे अस्पताल लेकर चलिए। अरे कुछ नहीं हुआ इसे, लड़की जात है, इसे छोटी मोटी चोट से कुछ नहीं होता। लड़कियां तो पल जाती है, थोड़ा सा नारियल का तेल लगा दे, सब सही हो जाएगा, कहकर अम्मा जी अपनी महिला मंडली से फिर बातें करने लगी। लेकिन नीरू से यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि अपनी ही पोती को रोता देखकर उनका दिल नहीं पसीज रहा, जबकि उसका खून तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। और ये तो सिर की चोट अलग है। वो आनन फानन में अंदर कमरे में गई, अपनी अलमारी से कुछ पैसे निकाले और बाहर आकर सुमित्रा की गोद से पायल को ले लिया और पैदल ही नुक्कड़ की तरफ चल दी। नुक्कड़ पर पहुंचकर वहां से ऑटो कर पायल को अस्पताल लेकर गई और उसकी मरहम पट्टी करवाई। लेकिन इधर सासू माँ गुस्से में भर चुकी थी। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि उनकी सखियों के सामने उनकी बहू ने उनकी बात काट दी और अपनी मनमानी करते हुई घर के बाहर निकल गई। जब तक नीरू पायल का इलाज करवा कर वापस आई, तब तक गोपाल और उसके बड़े भैया सुरेश घर आ चुके थे और सासू माँ ने उन्हें हर बात नमक मिर्च मसाले के साथ परोसी थी। जैसे नीरू पायल को लेकर घर में घुसी, वैसे गोपाल ने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अम्मा की इजाजत के बगैर घर के बाहर जाने की? थोड़ा सा इंतजार नहीं कर सकती थी, जो अकेली ही घर के बाहर निकल गई? हम लोग आ ही तो रहे थे घर पर। उसकी बात सुनकर नीरू एक पल के लिए तो हैरान रह गई। तब तक सुमित्रा भाभी आकर पायल को उसकी गोद से ले गई। फिर वो गोपाल से बोली, पायल के सिर में चोट लगी थी, वो दर्द के मारे तड़प रही थी। ऐसे में क्या तुम लोगों का इंतजार करती रहती मैं? कितना खून तो बह चुका था उसका। अरे थोड़ी देर में कुछ ना होता उसे, जो मेरे मना करने के बावजूद घर के बाहर निकल गई। इतनी औरतों के सामने बेइज्जती कर दी मेरी। क्या सोच रहे होंगे वो लोग कि मेरी बहू तो मेरी सुनती नहीं है।
सासू माँ बीच में बोली, आपको लोगों के सामने अपनी इज्जत की पड़ी है। आप पायल की दादी हैं। मेरी जगह पायल को लेकर तो आपको भागना चाहिए था, लेकिन आप तो बस करो, तुम बराबर अम्मा का जवाब दिए जा रही हो। खबरदार मेरी इजाजत के बगैर घर के बाहर कदम रखा तो टांगे तोड़ के रख दूंगा तुम्हारी। औकात में रहना। अचानक गोपाल जोर से चिल्लाया। नीरू हक्की बक्की सी उसे देखती रह गई। गोपाल का ये रूप तो शादी के 3 महीने में कभी उसने देखा ही नहीं था। मानती थी कि ये परिवार रूढ़िवादी था। सासू माँ को पोती पसंद नहीं थी, क्योंकि वो घर में पहला बच्चा पोता ही चाहती थी, इसलिए कभी पायल से उनका खास लगाव नहीं रहा। पर इस तरह की भाषा भी परिवार के लोग बोलते हैं, उसे यकीन नहीं हो रहा था। अब खड़ी खड़ी क्या देख रही हो, जाओ अंदर। गोपाल दोबारा चिल्लाकर बोला। नीरू को कुछ सूझा नहीं, वो चुपचाप अंदर आ गई। सासू माँ ने इसे अपनी जीत समझी और तनकर सोफे पर जाकर बैठ गई। अब नीरू ने इस बारे में गोपाल से कमरे में बात की तो गोपाल का जवाब सुनकर वो हैरान रह गई। मतलब उसका अपमान करके गोपाल को घर में बड़ा सम्मान मिल रहा था। खैर, सोचते सोचते काफी देर बाद नीरू की नींद लग गई। अब रात भर ढंग से सोई नहीं तो सुबह कहाँ से जल्दी उठती। सुबह उठने में उसे देर हो गई। बस इसी बात को सासू माँ ने पकड़ लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उनकी आवाज सुनकर गोपाल हड़बड़ाकर उठा। नीरू को पास में सोता देखकर उसे झकझोर कर उठा दिया। अरे जल्दी उठो, अभी तक सो रही हो। नीरू हड़बड़ाकर उठी और फटाफट कमरे के बाहर निकली। उसे देखते ही सासू माँ बोली, देखा कैसे जानबूझकर आज महारानी उठी नहीं। घर में तो नौकर चाकर लगे हैं ना, जो आकर घर का काम कर जाएंगे। भला ये बहुएं के ससुराल में रहने के लक्षण है। नीरू को गुस्सा तो आ रहा था, पर जवाब न देकर वो रसोई में जाने लगी। सिर दर्द तो वैसे ही हो रहा था। सोचा पहले चाय बनाकर पी ले। तभी गोपाल भी बाहर निकलकर आ गया। उसे देखकर सासू माँ ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, देख ले गोपाल, तेरी बीवी के लक्षण। यहाँ सास बोली जा रही है, पर ऐसा नहीं कि उसे जवाब तो दे दे। मुंह उठाकर सीधे रसोई की तरफ चल दी। और मुझसे बात नहीं करना चाहती तो साफ साफ कह दे। सासू माँ की बात सुनकर गोपाल गुस्से में नीरू से बोला, अम्मा तुमसे कुछ बोल रही है, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? अम्मा को जवाब दे दोगी तो घिस नहीं जाओगी? कल जब मैंने जवाब दिया था तब भी आप बोल रहे थे कि जवाब पर जवाब दी जा रही है, और आज मैं चुप हूं तो भी समस्या। आखिर मैं करूं तो क्या करूं? नीरू ने कहा। उसकी बात सुनकर गोपाल गुस्से में चिल्लाकर बोला, बस करो, तुम ज्यादा जुबान चला रही हो। अगर अब एक शब्द ही बोला तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तोड़ मुंह? चुप करो तुम। अब पत्नी हूं तुम्हारी, कोई गुलाम नहीं हूं जो इतनी बदतमीजी से मुझसे बात कर रही हो। नीरू के इस जवाब से गोपाल हक्का बक्का रह गया। वही सासू माँ बोली, हे भगवान, अपने पति से जुबान लड़ा रही है ये। तेरी यही हैसियत है तेरी बीबी के सामने, जो सबके सामने तुझे जवाब दे रही है? सासू माँ गोपाल को सुनाते बोली। तब गोपाल नीरू से बोला, तुम पत्नी हो मेरी, और मेरे सम्मान की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम इस तरह से सबके सामने मेरा अपमान कैसे कर सकती हो? अच्छा, तुम सबके सामने मुझे बेइज्जत कर रहे हो, अपने सम्मान के लिए मेरा अपमान करते रहे हो, और मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं सबके सामने गूंगी गुड़िया बनकर तुम्हारी इज्जत बनाए रखूं। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, वरना जिस तरह की भाषा तुम लोग बोलते हो वो भाषा मुझे भी बोलनी आती है। नीरू के इस जवाब से सब लोग हैरान रह गए। हालांकि उसके बाद गोपाल की हिम्मत नहीं हुई कि कुछ कहने की, क्योंकि नीरू बराबर जवाब दे रही थी। उसके बाद नीरू को तेज जुबान वाली बहू, बदतमीज बहू, कई तरीके नामों से नवाजा गया। पर क्या फर्क पड़ता है, कभी कभी अपनी इज्जत के लिए बेशर्म होना ही पड़ता है। दोस्तों, नीरू ने सही किया गलत कमेंट करके जरूर बताइए, और कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिए। धन्यवाद।